जा रहे हैं। तो माँ का जो चेहरा है वो एक महिला का चेहरा ना होकर के एक पुरुष का चेहरा है। आदित्य के रूप में हमारे सामने बैठे हुए हैं और इन्होंने वर्ल्ड बेस्ट मम्मी का अवार्ड भी जीता है इंडिया में, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ काम है। इन्होंने न जाने कितने संघर्ष किए हैं कि मैं इन्हें शब्दों में नहीं पिरो सकती हूँ। लेकिन आज आदित्य खुद हमारे सामने बैठे हैं तो वो जरूर हमें बताएंगे कि पहला ऐसा कौन सा दिन था जब वो अपने उस बच्चे से मिले जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, और एक स्पेशल चाइल्ड को गोद लेने के बारे में उन्होंने कैसे और क्यों सोचा। अवनीश से मैं एक ऑर्फनेज में मिला था जहाँ पे उसे कोई अडॉप्ट करना नहीं चाह रहा था, और बिकॉज उसकी मेडिकल कंडीशन के कारण। सो आई थॉट कि अगर कोई उसे नहीं लेना चाहता है तो मैं अडॉप्ट करता हूँ। एक स्पॉन्टेनियस थॉट आया था उससे मिलने के बाद। सो मेरा अडॉप्शन का जर्नी, मेरा पेरेंटिंग का जर्नी उसी दिन से स्टार्ट हुआ था, और इसमें मुझे करीब 1.5 साल लगा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में। बिकॉज इनिशियली मैं कोई बच्चा अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं था इंडिया में, और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि गाइडलाइंस क्या होती है, किस अथॉरिटी के अंदर ये आता है, उनको चेंज करना, ग्रीवियंसेस फाइल करना, ऑनलाइन पिटिशंस फाइल करना, एंड प्रोग्रेस करते गए। इसको काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। एक तो गाइडलाइंस के लिए एलिजिबल नहीं थे, दूसरा एक सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, लोग क्या कहेंगे, क्या करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ पे फोकस करो। क्योंकि आजकल लोग काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं और अवॉइड करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इनफैक्ट कोई कुछ नया करना है तो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज हर कोई अगेंस्ट में होता है, क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, करना। हर किसी का एक ही कंसर्न है, व्हाट अदर पीपल विल थिंक ऑफ यू। सो चैलेंजेस थे, बट वो जर्नी एक अच्छा था, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उससे, और फाइनली मुझे अपडेशन बस से मिला अराउंड 1.5 साल के स्ट्रगल के बाद। ओके, लेकिन आपका खुद का जो करियर जो सफ़र किया हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि आपने काफ़ी सारे लेटर्स, मतलब कि आपने हज़ारों लेटर्स गवर्नमेंट को लिखे हैं, आपने मेंटली भी काफ़ी सफ़र किया, तो इससे आपके करियर पे भी फर्क पड़ा होगा। तो क्या फैमिली रिएक्शन कैसा क्या रहा आपके साथ? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि पर्सनल चैलेंजेस हैं तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ होता है उसका इम्पैक्ट है, डेफिनेटली होता है। बट सिर्फ एक अकेला इंसान, ओनली पर्सन इज अर्निंग इन द फैमिली, तो मुझे वो मैनेज करना था कि मेरे जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो। अदरवाइज लूजिंग अ जॉब विल एंड माई अडॉप्शन जर्नी टू। उसके लिए अडॉप्शन के लिए आपका सस्टेनेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बिल्कुल, मतलब कि आप साथ में जॉब भी करते रहे और साथ में आप एक लड़ाई भी लड़ते रहे, तब जाकर के आपको अवनीश मिला है। सी आइडियली तो प्रोफेशन तो सबका ही होता है जी। सेकेंड चीज़ है कि पेरेंटिंग और प्रोफेशन रिलेट नहीं करता है। पेरेंट बनना एक चॉइस था, वो मेरा डिसीजन था, और प्रोफेशनल होना भी मेरा डिसीजन है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। बिकॉज आप इमोशनल होकर पेरेंट बन जाओगे और सिर्फ घर पर ही बैठे हो, तो घर पर बैठने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो आपने प्रॉपर बैलेंस किया है अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में। और जब सिंगल लाइफ होती है तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है सामाजिक रूप से, लेकिन अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है जैसा कि आपका रहा है पूरी जर्नी के दौरान, तो आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए किसी के कहने पर या किसी के बोलने पर। आपने अपना माइंड में सोच के ही रखा हुआ था कि मुझे चाहिए बस, तो आपने उसी पर। वो एक एफर्ट्स थे जो हमने अपने 100% दिया। आउटपुट पता नहीं था, और कोई ऐसा नहीं था कि किसी चीज़ को पाने के लिए कर रहा है, बिकॉज उस टाइम पर वो एक इम्पॉसिबल चीज़ थी जो कभी कंट्री में हुआ नहीं था। और इनफैक्ट आज भी अगर आप देखोगे कि सिंगल पेरेंट इतनी कम एज में स्पेशल नीड चाइल्ड को अडॉप्ट करे, ये नहीं कोई केसेस सुने हैं। सो वो एक अलग सिनेरियो था, बट उससे बेनिफिट ये हुआ कि जितने लोग उसके बाद अडॉप्शन लॉ चेंज हुआ, जो बच्चे ऑर्फनेज में हैं, जो पेरेंट्स बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं, उनको वो काफ़ी बेनिफिट हुआ। मतलब कि आपकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं लॉ में, अडॉप्शन के लॉ में भी चेंजेस हुए हैं। अडॉप्शन लॉ में चेंज हुआ क्योंकि मैं कोई बच्चा एलिजिबल करने, मैं एलिजिबल नहीं था किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, और मिनिमम एज 30 था फॉर सिंगल पेरेंट, मेल एंड फीमेल बोथ। सो मैं उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता था। गवर्नमेंट वाज अबाउट टू चेंज द लॉ, बट लॉ जब चेंज होता है वो बिल पास होता है पार्लियामेंट जी। बट अडॉप्शन वाला केस था जो कंसिडरिंग अवर केस रिजेक्ट में चेंजेस हुए थे। एंड इम्प्लीमेंट हुआ था 1 अगस्त 2015 को अक्रॉस इंडिया। वेरी नाइस, आपने तो बहुत ही बड़ा एक इतिहास ही रच दिया एक प्रकार से। लेकिन क्या आपको डाउन सिंड्रोम के बच्चे की परवरिश में कुछ दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा?
क्या अभी कैसा चल रहा है आपका बच्चे के साथ में जो परवरिश? आपने मतलब मैंने ऐसा सुना है कि आपने एवरेस्ट की चढ़ाई वगैरह भी करवाई है बच्चे को, ऐसा कुछ हुआ है? मेरे लिए मेरा बच्चा एक बच्चा है, ह्यूमन बीइंग है। डाउन सिंड्रोम क्या है, वो एक उसकी मेडिकल कंडीशन है, उसकी आइडेंटिटी नहीं है, उसका नाम उसकी आइडेंटिटी है। एंड चैलेंजेस कुछ नहीं होते हैं, चैलेंजेस तो लाइफ में सबको, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनको भी चैलेंजेस हैं, जिनको है, जिनके यहाँ शादी हो रही, जिनको शादी नहीं हो रही, जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स किसी एक के कारण हो या हमें उसे लिंक करना ये ठीक नहीं है कि हाँ ठीक है आपका बच्चा है, मेडिकल कंडीशन है तो वो रीज़न हो सकता है, वो गलत है। वो मेरा डिसीजन था और मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ मेडिकल कंडीशन के बारे में। उसके बाद मैंने किया और इसीलिए मैंने किया था। सो लाइफ अच्छा है। इनिशियली हेल्थ इश्यूज काफ़ी थे एंड मुझे भी मैंने अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया, पता करा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, नीड है, अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग होना चाहिए। धीरे धीरे फिर हमने एक मिशन एंड विजन लिया कि हम जो एक कम्युनिटी है ऑर्फन और मेडिकल कंडीशन वाले जो लोग होते हैं, जो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ बच्चे पैदा होते हैं, उन लोगों के लिए काम करना, उनके राइट्स के लिए काम करना, उनकी बिकॉज मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जहाँ पे आप जिस कंट्री में हो, डेवलपिंग कंट्रीज़ में या स्पेशली अगर आप हमारी कंट्री की बात करें तो वी आर द वर्ल्ड लीडिंग पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ। जहाँ पे एक टिपिकल इंसान को ही सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक कोई मेडिकल कंडीशन वाला होगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। लाइक बेसिक चीज़ें, राइट ऑफ एजुकेशन है, इंश्योरेंस, मेडिकल कवर है, वो अवेलेबल नहीं होता है। फिर एक सोसाइटल प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है और सबसे मेन प्रॉब्लम तो आती है कि जो कपल होते हैं, जो पेरेंट होता है, उन्हीं में एक्सेप्टेंस। राइट, सो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करना, सॉल्व करना, लोगों तक पहुंचना एंड न्यू माइलस्टोन्स क्रिएट करना। लाइक मेडिकल कंडीशन होता है, आपने जिस तरीके से कहा कि जब ये चीज़ें दिमाग में आती तो सब प्रॉब्लम सोचते हैं जी, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत जल्दी दिमाग में आती है। इवन नॉर्मल बच्चे को भी लोग अडॉप्ट करने से पहले 100 बार सोचते होंगे कि देखिए एडॉप्शन इज अ टैबू। एडॉप्शन एक अलग चीज़ होती है क्योंकि ओपनली हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, एडॉप्शन के बारे में हम इसको प्रमोट नहीं करते, जबकि एडॉप्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। जो आपकी बाकी और प्रोसेस हैं टू बिकम अ पेरेंट, कंपैरेटिवली एडॉप्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस। बहुत ही अच्छा शब्द आपने यूज़ किया है, नेचुरल प्रोसेस, बिकॉज लोग अपने इमोशंस को उस तरह से सोचते ही नहीं है, तो वो नेचुरल शब्द भी यूज़ नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है। देखिए इमोशंस नहीं होता है, हम लोग का थॉट प्रोसेस ही गलत है। किसका बच्चा होगा, किसका बच्चा ना पर्सन बच्चे में किसका होगा। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जब एक कपल है बच्चा प्लान करता है तो बच्चा एक ज़िंदगी प्लान नहीं करता, वो एक्सपेक्टेशन प्लान करता है। उसके आने से पहले उनके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो कपल होते हैं, पेरेंट होते हैं कि जेंडर क्या होना चाहिए, उसके बाद गुड लुकिंग हो, कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, फिर उसका कास्ट क्या होगा, उसका रिलीजन क्या होगा, उसके आगे जाके करियर ऑप्शंस क्या सेलेक्ट करना चाहिए, उसकी शादी किस रिलीजन किस कास्ट में कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एक एक्सपेक्टेशन होती है। जब बच्चा पैदा होता है मेडिकल कंडीशन के साथ, तो अनफॉर्चुनेटली हर प्रोफेशनल उस न्यूज़ को एक अच्छी तरीके से ब्रेक नहीं करता है पेरेंट्स के सामने। कई बार इमीडिएटली पता चल जाता है आफ्टर बर्थ, कई बार थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन क्या मेडिकल कंडीशन है, क्या बर्थ डिफेक्ट है। बट जनरली कहा जाता है क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है, अच्छे एग्जांपल नहीं। अगर आप बोलोगे कि आज वो मेडिकल कंडीशन अगर डाउन सिंड्रोम बोलता तो आपके पास इतने कितने एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि वी नो अ पर्सन विद डाउन सिंड्रोम जिसके ये अचीवमेंट्स हैं, जिसकी लाइफ इस तरीके से है। क्योंकि अक्सर माइंड में पहले ही आ जाता है कि आजकल नॉर्मल बच्चों को भी इतनी डिफिकल्टी हो रही है करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, तो फिर डाउन सिंड्रोम का बच्चा कैसे एक बहुत बढ़िया लाइफ कैसे जी सकता है? आई डोंट एग्री टू दिस। प्रॉब्लम कहीं नहीं हो रही है, इस तरीके से मैंने क्या एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, उनके अकॉर्डिंग अपना करियर ऑप्शन सेलेक्ट करे। और जो कि बच्चा नहीं चाहता, उसके इंटरेस्ट कुछ हो रहा है, उसकी हॉबीज़ अलग है, राइट, वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है। और जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों पर डालना चाहती है, जिसे जनरेशन गैप बोला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है। टिपिकल लोग भी डेफिनेटली अच्छा कर रहे हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जांपल, पीपल विद मेडिकल कंडीशन भी अच्छा कर रहे हैं। ओनली थिंग इज कि हमारा देखने का नजरिया, इंस्टेड ऑफ सिंपैथी और एम्पैथी, राइट, हम हमेशा सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं।
राइट। सो एंड माइलस्टोन्स की अगर आप बात करो, जो मेरा बच्चा था इतना साल वो ऑर्फनेज में रहा, कोई अर्ली इंटरवेंशन नहीं हुआ, कोई उसका थेरेपी नहीं हुआ, कोई उसे केयर नहीं मिला प्रॉपर, जो इनिशियली बच्चे को मिलना चाहिए, राइट। 2 साल अगर आप ऑर्फनेज में रहोगे तो आपका क्या मेंटल या फिजिकल ग्रोथ होगी। ज़िंदगी से बाहर निकलने के बाद आज तक उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया कि हम लोग कभी उसने एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं पैदा हुआ मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, या मैं ऑर्फन हुआ, या मैं पहले एक मेडिकल कंडीशन के साथ हूँ जिसके कारण फिजिकल और मेंटल माइलस्टोन्स भी ले उसने कभी कंप्लेंट नहीं किया। अभी कितने साल का हो चुका है? 20 प्लस। तो उसके बाद अभी जब आया उसके बाद लाइक हमने स्टार्ट किया एक मूवमेंट बोल सकते हो, एक सोशल रिफॉर्मर की तरह हमने काम किया कि इन बच्चों के राइट्स के लिए काम करा जाए, ऑर्फन के, मेडिकल कंडीशन वालों के लिए अवेयरनेस दी जाए, नए माइलस्टोन बनाए। क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं बस खाना खा ले अपना काम कर ले बहुत है, लेकिन नहीं, इससे आगे भी ज़िंदगी है। लोग दीवारों के बीच में बंद कर देते हैं, कमरों में बंद कर देते हैं, घरों में रह जाते हैं। हमने बोला नहीं, नेचर में जाओ, एक्सप्लोर करते हैं माउंटेन। जिस तरीके से आपने सुना कि आप माउंट एवरेस्ट की अपनी से चढ़ाई करिए, हाँ करिए। दुनिया में 7 साल का अकेला बच्चा जो माउंट एवरेस्ट ट्रैक करने गया था, डिस्पाइट ऑफ मेडिकल कंडीशन, कोई टिपिकल बच्चा भी नहीं होगा जो उस एल्टीट्यूड तक पहुंचा है जहाँ तक उसने किया। आप भी साथ में गए थे प्रॉपर? हाँ जी। आपका और अमीश का फोटो मैंने देखा भी है, बहुत बड़ी मतलब कि इनका तो हर एक अचीवमेंट अपने आप में ऐसा है कि हम लोग उसके बारे में ज़्यादा कुछ क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने इतना पहले हमें एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इनके लिए वो डिफ़िकल्ट भी नहीं, मतलब आपको वो डिफ़िकल्ट फील भी नहीं हो रहा है। देखो अगर आप मानोगे तो सब चीज़ डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, नहीं मानोगे तो हमने सिर्फ ट्राई किया। 1 साल का ट्रेनिंग लिया हमने कश्मीर में, लद्दाख में, और कोशिश किया। रीज़न ये था कि एक मैसेज देना कि एक बच्चा मेडिकल कंडीशन वाला भी, एक अनाथ बच्चे की भी एक आइडेंटिटी होती है। जब आप ऑर्फनेज में जाते हो, जब अनाथ बच्चों को देखते हो, तो आप ये सोचते हो कि बस उसको खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, या कोई फैमिली अडॉप्ट कर ले। लेकिन जब हम ऑर्फनेज जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हाँ ये बच्चा भी देश के लिए कुछ करेगा, हाँ इसकी कोई आइडेंटिटी होगी। तो हम चाहते थे कि एक मैसेज जाए कि एक बच्चा जो एक अनाथ आश्रम से निकला है, आपने कई माउंटेनियर्स को देखा होगा, कई लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, उनका एक बैकग्राउंड होता है, उनकी इंटरेस्ट होता है, हॉबी होती है, उनकी स्किल्स होती है। लेकिन कोई बच्चा जिसको तो सब छोड़ दिया था कि अरे ये तो कोई काम करे, कुछ महीनों में, दिनों में, महीनों में, साल में मर जाएगा, आज वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाके बोलता है कि आई एम गोइंग टू इंडिया का फ्लैग होल्ड करना उस एल्टीट्यूड में, उस टेम्परेचर में जहाँ पे दिन का टेम्परेचर -20 होता है, रात को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है, उस एल्टीट्यूड पे आप होल्ड करना फ्लैग को, दूर की बात है, इंसान अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है। तो उस इंसान को अपनी जान की पड़ी होती है, उसको ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कुछ हो ना जाए, कोई हादसा ना हो जाए। हादसा तो थोड़ा बहुत सबको पता है, लोग जाते ही हैं, उन्हें एक्सपेक्टेड होता है। बट एक उस इंसान का करना जिसका लाइफ ही टोटल जब से पैदा हुआ लगे, हमने से स्कूल ड्रॉप हो गया, आपने कॉलेज ड्रॉप हो गया, सुन लोगे, आपने यूनिवर्सिटी ड्रॉप हो गया, स्कूल ड्रॉप हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है उसकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं। 3 साल की उम्र में उसका स्टोरी 2 बार टेक टॉक में बुलाया। जब 2 साल का था, जब उसका पहला नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, अभी तक उसके नाम पे 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और 3 दिसंबर 2022 को उसे नेशनल अवार्ड मिला है, इंडिया का यंगेस्ट नेशनल अवार्ड है, जिसको 8 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड मिला है। इसके लिए तो मिलियंस क्लैपिंग होनी चाहिए। और एक लास्ट मैसेज आप हमारी सोसाइटी को और हमारे पेरेंट्स को क्या देना चाहेंगे? देखिए एक मैसेज तो यही है बस कि अपनी ज़िंदगी जिए, चेज योर ड्रीम्स। लोग क्या कहते हैं उन सब के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपको लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा है हमारी फैमिली के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और वी मस्ट डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। और अगर इन केस जैसे कुछ लोग होते हैं सर हम नहीं कर सकते, हमारे सर्टन लिमिटेशंस हैं, तो जो लोग अच्छा करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं, एटलीस्ट उन्हें रोकें ना, उन्हें करने दें। अननेसेसरी हर्डल या नेगेटिविटी क्रिएट ना करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट